आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल के जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें 2013 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पे अपना कमेंट दे सकते हैं और साथ में इस वीडियो का आप शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ न्यूरॉन, मतलब कि न्यूरॉन क्या है। सो ऑप्शंस पे हमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। बेसिक, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी, पार्टिकल रिलीज ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी, एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, मीन्स न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है, बेसिक सेल है, जो सबसे छोटा, दैट मीन्स जो सेल जो इसका सेलुलर स्ट्रक्चर है वो न्यूरॉन है। जो नर्व इम्पल्स कैरी होती हैं वो नर्व इम्पल्स न्यूरॉन के थ्रू कैरी होती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये पिक्चर ये हमें एग्जाम में गिवन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हमने आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाने के लिए पिक्चर ली है कि दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। जैसे आप देख रहे हैं ये इसकी पूरी सेल बॉडी है। ये आप जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। सेंटर में इसका न्यूक्लियस होता है एंड ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं सेल बॉडी। साथ में जो इसकी टेल टाइप स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं एक्सॉन, एंड उसकी जो आउटर कवरिंग है उसको मेलिन शीथ कहते हैं। और उसके बाद दूसरा एक्सॉन टर्मिनल होता है। जो नर्व इम्पल्स कैरी होती है वो नर्व इम्पल्स इसी तरीके से कैरी होती है और इसके बाद वो दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट हो जाती है। सो न्यूरॉन इज अ बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसके थ्रू जितने भी नर्व इम्पल्स होती हैं वो कैरी होती हैं। सेलुलोजिक वॉल इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ, जो सेलुलोज की बनी सेल वॉल होती है वो किस में पाई जाती है। दिस इज अ मेन कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का ये मेन कैरेक्टर है। सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक वॉल इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट है मींस जो उसकी स्मॉलेस्ट सेल है जिसके थ्रू जो किडनी का जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो होता है नेफ्रॉन के थ्रू। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। द न्यूट्रिटिव टिश्यू इन द सीड्स ऑफ हर प्लांट इज नोन एज, हमसे ये सीड के बारे में क्वेश्चन है। ये पूछा जा रहा है कि जो सीड के अंदर जो हायर प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनमें जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है मींस वो कौन सा लेयर है या वो कौन सा टिश्यू है जो कि पोषण प्रदान करता है टू द एम्ब्रियो, मींस किस तरीके से सीड को न्यूट्रिशन मिलता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंडोस्पर्म। दिस इज द आंसर। अब हम देखते हैं इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जबकि हमने ये इससे पहले जो प्लांट किंगडम में जो वीडियो हमने कवर किए हैं उसमें ये टॉपिक कवर हो चुका है सीड्स का। सीड्स एक्चुअली में बनते कहाँ से हैं? सीड बनते हैं ओव्यूल से। सीड आर फॉर्म फ्रॉम द ओव्यूल्स। ओव्यूल से सीड बनते हैं। आफ्टर जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जो ओवेरी है वो तो फूल कर फ्रूट बन जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो जायगोट होता है, जायगोट इज डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो बना देता है। और जो इसी जो ओवेरी की जो इंटेगुमेंट्स होती हैं जिसकी आउटर कवरिंग होती है वो बना देती है एंडोस्पर्म। और एक और यहाँ पे मेन इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो 3n होता है, मतलब ये ट्रिप्लॉइड होता है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, मींस इसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 3 टाइम्स होते हैं, 3n होता है ये। और एंडोस्पर्म का जो मेन काम है वो काम है कि वो जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो मींस जो फर्दर डेवलप होके मींस जो आगे पौधा बनाएगा उसको जो न्यूट्रिशन प्रदान होता है सीड के अंदर वो होता है एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म की लेयर एम्ब्रियो को मींस पोषण प्रदान करती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। यीस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, यीस्ट का मीन्स जो यीस्ट किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है? यीस्ट इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी,
विटामिन बी हमें जो मिलता है वो यीस्ट से मिलता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मैच करेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इस तरीके से कॉलम्स में हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें उनको मैच करना है। जैसे कि आप देखते हैं कि ये जो कई बार ऐसा होता है कि हमें जो ऑप्शंस दिए होते हैं इसमें हमें सारे नहीं पता होते हैं। सो आप इसमें से अगर आपको एक या दो भी पता है तो आप उसमें से कुछ ऑप्शन कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन है फंगस का। आप जानते हैं जो रिंग वॉर्म होता है, जो रिंग वॉर्म जो दांत की डिजीज होती है वो फंगस कॉज करता है। सो अगर आपको एक भी चीज पता है, जैसे कि मुझे मान लीजिए कि मुझे ये पता है कि बी का जो ऑप्शन है करेक्ट, जिसका आंसर है वो 4 है, तो B4 के यहां पर ये वाला ऑप्शन है B4। और बैक्टीरियम कॉजेस ट्यूबरक्लोसिस, प्रोटोजोअन कॉजेस काला आजार और वायरस कॉजेस इन्फ्लुएंजा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मतलब कि बैक्टीरियम जो है वो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, फंगस है वो रिंग वॉर्म कॉज करती है, और प्रोटोजोआ इट कॉजेस काला आजार डिजीज, और वायरस कॉजेस इन्फ्लुएंजा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। मैटर वेव्स इनमें से कौन सी वेव्स का टाइप मैटर वेव्स है? सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर वेव्स क्या होती है। मैटर वेव्स होती हैं कि जो मैटर है, पदार्थ है, इट कैन ऑल्सो जनरेट वेव्स, ये वेव भी जनरेट कर सकता है। जैसे कि लाइट वेव्स होती हैं, इसी तरीके से जो मैटर वेव्स होती हैं दैट कैन मींस मैटर के अंदर भी वेव्स हो सकती हैं, और इनका जो कैरेक्टर है वो उनका कैरेक्टर वेव कैरेक्टर भी शो कर सकती है। मतलब ये जो वेव्स हैं दे कैन शो द डिफ्रैक्शन ऑल्सो। डिफ्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो लाइट वेव्स की है, वो है लाइट वेव्स की प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि मैटर की जो वेव्स हैं उसके अंदर ड्यूल कैरेक्टर होता है, इट हैज द ड्यूल कैरेक्टर। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की कोई बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन वैसे आप जानते हैं कि ये पदार्थ है, ये एक मैटर है, क्योंकि इसके अंदर वेट भी है, इसके अंदर मास भी है इसका। इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो मैटर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बीम इट कैन ऑल्सो शो द डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन शो भी कर सकती है। इसका मतलब है इट कैन ऑल्सो शोज द वेव कैरेक्टर, इट कैन ऑल्सो शो द वेव कैरेक्टर, मीन्स दे हैव द ड्यूल कैरेक्टर। इसके अंदर मैटर कैरेक्टर भी है, इसके अंदर वेव कैरेक्टर भी है, और इस तरीके की वेव्स को हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेव्स। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। और जो डी ब्रॉगली वेव्स होती हैं इनकी वेवलेंथ कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला h upon p, where h is the Planck constant और p is the momentum। और ये लैम्डा क्या था? लैम्डा इज द वेवलेंथ। ये मैंने बताया है डी ब्रॉगली वेव्स के लिए। डी ब्रॉगली वेव्स का जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, वेयर h इज अ प्लैंक कांस्टेंट विच हैज अ कांस्टेंट वैल्यू और p इज अ मोमेंटम। सो मैटर वेव्स आर द डी ब्रॉगली वेव्स, क्योंकि इनके अंदर ड्यूल कैरेक्टर होता है। इनके अंदर मैटर का कैरेक्टर तो होता ही है, साथ में दे शोज द वेव लाइक कैरेक्टर ऑल्सो। जैसे कि लाइट वेव के अंदर वो डिफ्रैक्शन का पैटर्न शो करती हैं, तो उसी तरीके से मैटर वेव्स के अंदर भी लाइट वेव्स का कैरेक्टर होता है, इसलिए इसको कहते हैं ड्यूल मतलब दोहरा कैरेक्टर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। एंजाइम्स आर, इनमें से हमसे पूछा गया है कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स लिपिड होते हैं, एंजाइम स्टेरॉइड्स होते हैं, एंजाइम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, मतलब जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, मींस उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। When the milk is churned vigorously, the cream from it separated out due to, जब हम दूध को बहुत अच्छे से फेंटते हैं, बहुत तेजी से उसको फेंटते हैं, तो उसमें से क्रीम सेपरेट आउट हो जाती है। इस फिनोमिनन को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन सा फोर्स वहां पे अप्लाई होता है? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जब भी ये मान लीजिए एक सर्कल है, अब आप जब मिल्क को चर्न करेंगे तो वो राउंड राउंड मूवमेंट में उसका मीन्स उसका मूवमेंट होता है। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये जो फोर्स है ये बाहर की तरफ एक्ट होता है। मतलब किसी भी चीज को दैट मीन्स दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, वो बाहर की तरफ को ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करता है, जबकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इट डायरेक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये बाहर की तरफ डायरेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब मिल्क को अच्छे से घुमाया जाता है, ये चर्न किया जाता है या फेंटा जाता है राउंड राउंड मूवमेंट में, तो जो क्रीम होती है वो सेपरेट आउट हो जाती है। उसका कारण होता है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब हम उसको राउंड मूवमेंट में दूध को फेंटते हैं, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इज एक्टिंग, जो उसका जो क्रीम पार्ट होता है वो बाहर की तरफ को मिस जाने लगता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। Heating of a ore below its melting point in the absence of air is known as। जब भी किसी ओर को, ओर क्या होता है? ओर का मतलब होता है कि वो पदार्थ जिसके अंदर से हम किसी एलिमेंट को बेनिफिशियली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक्चुअल में बहुत सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसके अंदर होते तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन कोई एक या दो एलिमेंट ही ऐसे होते हैं जिनको हम फायदेमंद तरीके से उसको उस मिक्सचर में से निकाल सकते हैं। सो उसको हम कहते हैं ओर। हीटिंग ऑफ अ ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब किसी ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे उसको हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। सो दिस इज द आंसर। जब भी किसी ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उस केस को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। ऑल दीज आर द प्रोसेस ऑफ कि किस तरीके से ओर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, किस तरह से मेटल का, किस तरह से एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। सो दीज आर द प्रोसेसेस। इसमें जो रोस्टिंग है, रोस्टिंग होती है जिसमें हम ओर को हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पे एक डिफरेंस होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर ओर को हीट किया जाता है। कैल्सिनेशन से क्या होता है? कैल्सिनेशन से होता है कि उसके अंदर जो कार्बोनेट, एक तो फर्स्ट इसका जो फायदा होता है वो ये कि जो एब्जॉर्ब गैसेस होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। एब्जॉर्ब गैसेस कैन बी रिमूव्ड बाय कैल्सिनेशन प्रोसेस। और दूसरा इसका एक फायदा होता है कि जितने भी कार्बोनेट और सल्फेट होते हैं और वो डिकम्पोज हो जाते हैं। सो देयरफॉर डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फेट ओर, इनका जो डिकम्पोजिशन होता है वो इसी प्रोसेस में डिकम्पोजिशन हो जाता है। रोस्टिंग इज अ सेम प्रोसेस। यहाँ भी ओर की हीटिंग होती है, लेकिन वो इन प्रेजेंस ऑफ एयर होती है, वहाँ पे एयर मौजूद होती है। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जितनी भी ऑक्सीडाइजेबल इम्प्योरिटीज होती हैं लाइक एंटीमनी और सल्फर और साथ में आर्सेनिक, वो रिमूव हो जाती हैं। स्मेल्टिंग का प्रोसेस क्या है? इट इज अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। स्मेल्टिंग के प्रोसेस में जो रोस्टेड ओर होता है, यहाँ पर एक फर्क है। जो रोस्टेड ओर है, रोस्टेड ओर क्या है? जब हमने ओर को बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट हीट किया है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, उस रोस्टेड ओर को फ्लक्स के साथ हीट किया जाता है। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज अ लाइमस्टोन और सिलिका। लाइमस्टोन और सिलिका के साथ जब हम इसको हीट करते हैं तो ये जो फ्लक्स है ये इस ओर के जो गैंग है, गैंग मतलब अनवांटेड मटेरियल के साथ मिक्स होके ये स्लैग बना देता है। एंड दैट स्लैग कैन बी इजीली, उसको हम अलग से उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो वहां पर हमको और उसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है। जितना स्लैग और अनवांटेड मटेरियल होता है वो सब बाहर सेपरेट आउट हो जाता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड below its melting point in absence of air.
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। किस एलिमेंट के अंदर सबसे ज्यादा पावर है? सो फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द आंसर। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग। और जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। बट यहां हमसे पूछा गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। द कंपाउंड विच पोजेसेस आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। यहाँ पे हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और साथ में हमें कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर ये तीनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता है जहां पर, जैसे कि ये Na और Cl का एग्जांपल हमने लिया था, Na प्लस एंड Cl माइनस, यहां पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा NaCl में, दिस इज आयनिक बॉन्ड, इट इज आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता है जहां पर होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, H और H के बीच में, इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसका है जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुई तो, और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। इन दोनों ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया एंड दे फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड जिसमें क्या होता है कि यहां भी शेयरिंग होती है, लेकिन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ एक एटम के होते हैं, दूसरे एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर इसका हम पहले आंसर देखते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज NH4Cl। जैसे कि हम NH4Cl की बात करते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH4Cl, H, then again H, प्लस साइन हेयर एंड Cl माइनस। अब इसके बीच में देखिए, ये जो N और H के बीच का बॉन्ड है, तीन जो NH बॉन्ड है ये तो है कोवलेंट बॉन्ड, दीज बॉन्ड्स आर कोवलेंट बॉन्ड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, इस जो बॉन्ड फॉर्मेशन की हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इसमें नाइट्रोजन का है, इन्होंने ये स्पेस शेयर करा और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, तो सो दिस इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसके अंदर जो फोर्थ जो हाइड्रोजन आया है वो फोर्थ हाइड्रोजन क्लोरीन से आया है और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास छोड़कर आया है, सिर्फ न्यूक्लियस अपने साथ लेकर आया है। इसका मतलब है यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, ये जो आप बीच का बॉन्ड देख रहे हैं, ये बॉन्ड किन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है? ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाइट्रोजन के हैं, हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड कहाँ है? दैट ये जो NH4 प्लस और Cl माइनस के बीच का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये आयनिक बॉन्ड है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज NH4Cl। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही एटम से, किसी भी एक एटम से बिलोंग करते हैं। जैसे कि इस केस में हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन का जो फोर्थ जो NH का बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन अपने साथ कोई इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आया है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज NH4Cl। Gas thermometer are more sensitive than liquid thermometer because the gases are। गैस थर्मोमीटर का जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि एक तो ये एक्यूरेट टेम्परेचर देते हैं, दे गिव द एक्यूरेट टेम्परेचर, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब दैट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और दूसरा इनका एक्यूरेट टेम्परेचर भी ये देते हैं। ज़रा सा कंडीशन की अगर वेरी होता है तो इनका टेम्परेचर भी ये वेरी कर देते हैं। इनका ये कैरेक्टर किस वजह से होता है? ये कैरेक्टर होता है बिकॉज जो गैसेस होती हैं उनके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है वो लार्ज होता है।
So answer of this question is B, because gases have large coefficient of expansion, therefore जो gas thermometer होते हैं they are more sensitive than the liquid one. So this ends our session. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं. दिस इज अ करंट अफेयर पेज, दिस इज ट्विटर हैंडल लिंक, और साथ में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा. और इस सीरीज में अभी तक हमने 4 सेट कवर कर चुके हैं, जो हमने एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने शुरू करे हैं. इसमें हम 4 क्वेश्चन पेपर अभी तक सॉल्व कर चुके हैं. अभी तक अगर आपने इसकी प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं, सो प्लीज डू वॉच दीज वीडियोज ऑल्सो. विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे.